हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल और भक्तिकाल को पूरा पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं रीतिकाल की। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं आदिकाल और भक्तिकाल के, तो चैनल पर सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल, जिसको आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया, और उसका समय संवत 1700 से 1900 तक माना। अब इसका पहला प्रकरण है, जिसमें हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। कृपाराम अपने ग्रंथ हित तरंगिणी में, जो कि 1598 में उन्होंने लिखा था, उसमें रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने उसी समय श्रृंगार सागर भी लिखा था। नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया, और इस प्रकार अलंकार ग्रंथों का निरूपण हो जाने के पश्चात केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया से प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कथन है कि यहाँ पर आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया है, पर हिंदी रीति ग्रंथों की जो अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह चला, वो इनकी कवि प्रिया से 50 वर्ष पीछे चला, 50 वर्ष बाद में चला, और वो भी इनकी परंपरा को लेकर भी नहीं चला। वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, इनके आदर्श को लेकर नहीं, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। एक तो इनके 50 वर्ष बाद में रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा चली, और वो भी इनके आदर्श को लेकर नहीं चली, अलग आदर्श को लेकर चली। केशव के प्रसंग में ये पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। अलंकारों को ही इन्होंने प्रधान स्थान दिया, काव्य में इन्होंने अलंकारों को प्रधान स्थान दिया, और ये चमत्कारवादी कवि थे। और ये परंपरा दंडी, भामा और उद्भट की परंपरा को लेकर इन्होंने रचना की थी, जबकि जो अखंडित परंपरा इनसे 50 वर्ष बाद में चली, वो मम्मट, विश्वनाथ आदि की परंपरा को लेकर आगे बढ़ी। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। आगे देखते हैं। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। साहित्य की मीमांसा बढ़ते बढ़ते जहां तक पहुंच गई थी, वहां से उन्होंने सामग्री नहीं ली, बल्कि उसके पहले की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी। उन्होंने किस दशा का परिचय कराया? जो भामा और उद्भट के समय में थी। उस उत्तर दशा का नहीं, जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। अब उन्होंने आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा का
परिचय नहीं कराया, जबकि उन्होंने उनसे पूर्व होने वाले भामा और उद्भट की परंपरा का परिचय कराया। भामा और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था, और भामा और उद्भट के समय में क्या था, अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। तब क्या होता था कि रस, रीति और अलंकार तीनों के लिए, सभी के लिए अलंकारों का ही, अलंकार शब्द का ही प्रयोग करते थे। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। यही बात केशव की कवि प्रिया में भी पाई जाती है। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। उसमें अलंकार को लिया गया है, उसके दो भेद किए गए हैं, एक सामान्य और एक विशेष। तो सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय रखा गया है, जो उसका वर्ण विषय है कवि प्रिया का, वो रखा गया है, और विशेष के अंतर्गत जो वास्तविक अलंकार हैं उनको रखा गया है। ये यहाँ से और यहाँ तक कथन के रूप में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। केशवदास के तुरंत बाद रीति ग्रंथों की परंपरा नहीं चली। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। अब कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ, जो रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा थी। ये परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। ये जो इन्होंने मार्ग दिखाया था भामा, उद्भट आदि का, उस पर नहीं चली। ये किसके मार्ग पर चली? उनसे आगे के जो आचार्य हुए और उन्होंने उस शैली को और काव्यांगों को थोड़ा स्पष्ट कर लिया था, थोड़ा परिष्कृत हो गया था, अलग अलग काव्यांगों की गणना होने लगी थी, उन आचार्यों के मार्ग पर चली, परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार और अलंकार्य का भेद हो गया था। भामा और उद्भट के समय ऐसा था कि अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं था, जबकि मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ आदि के समय में जो परवर्ती आचार्य थे, अलंकार और अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए हैं। हिंदी के अलंकार ग्रंथ जो हैं वो आचार्य शुक्ल कहते हैं या तो चंद्रालोक और या तो कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए हैं। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। तो जो बाद में रीतिकार कवि हुए, उन्होंने इन परवर्ती ग्रंथों का अर्थात काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का मत ग्रहण किया। इस प्रकार दैवयोग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं दैवयोग से अर्थात संयोग से ही सही संस्कृत साहित्य शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास भी हिंदी साहित्य में जुड़ गया। तो वो किस प्रकार जुड़ गया? जब हम रीति ग्रंथों को जानने, रीति ग्रंथों की तह में जाते हैं कि रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रारंभ कहाँ हुआ, तब हम संस्कृत साहित्य शास्त्र तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार संयोग से ही सही संस्कृत साहित्य शास्त्र की भी संक्षिप्त उद्धरणी, संक्षिप्त उदाहरण या थोड़ा संक्षिप्त इतिहास हिंदी में भी आ गया। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अब ये यहाँ पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि चिंतामणि त्रिपाठी से ही आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की परंपरा मानी है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रारंभ उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से माना है, ना कि केशवदास से। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया। अब चिंतामणि त्रिपाठी ने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे इधर उधर काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। अब इनके पीछे जब इन्होंने ये 3 ग्रंथ लिखे और छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी, उसके पीछे तो लक्षण ग्रंथों की भरमार होने लगी, मतलब अधिक से अधिक लक्षण ग्रंथ लिखे जाने लगे। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का
लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना। कवियों ने, यहाँ पर भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। कवियों ने रीतिकाल में एक प्रणाली ही बना ली थी कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना। तो ये किसके लक्षण के रूप में बता रहे हैं आचार्य शुक्ल, इस प्रकार भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। अब संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति थे, जबकि हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त हो गया और कवि और आचार्य एक ही हो गए। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त होते रहे। तो आचार्यत्व के लिए जैसा सूक्ष्म विवेचन और जैसी पर्यालोचन शक्ति चाहिए, वो उनमें नहीं थी। अपर्याप्त लक्षण एक ही दोहे में लिखकर अपना कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे, कविता करने लगते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। तो ये इस प्रकार यहाँ तक भी ये कथन के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। इसका कारण ये भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। अब नए जो विवेचन में जो तर्क द्वारा खंडन मंडन था या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन था, ये नहीं हो सका। इसका एक कारण वह ये भी बताते हैं कि उस समय गद्य का विकास नहीं था और पद्य में तर्क वितर्क करना उतना संभव नहीं था जितना कि गद्य में हो सकता है। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण दे कहकर छुट्टी ली। तो ये चंद्रालोक की जो पद्धति थी कि एक श्लोक या एक ही चरण में लक्षण कहकर छुट्टी ली, तो इसी बात का अनुसरण रीतिकाल के कवियों ने किया। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। यहाँ से भी हिंदी में यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। यहाँ तक बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता, कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये किस युग के कवियों के लिए उन्होंने कहा है, ये रीतिकाल के कवियों के लिए किसका कथन है। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह है कि इन रीतियों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। अभी सारांश में लिखते हैं कि जो रीतियों पर निर्भर रहने वाले अर्थात जो रीतिकाल के कवि हैं, उनका साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। इसी ओर ये इंगित करते हैं।
ये सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। अब यहाँ पर स्पष्ट केवल इसीलिए वो कर रहे हैं कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो ये ना समझा जाए कि साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन हो रहा था और नई नई बातें साहित्य शास्त्र की सामने आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं था, केवल ये रीति पद्धति जो उन्होंने पकड़ ली थी चंद्रालोक या कुवलयानंद की, उस पर ही ये चलते चले जा रहे थे। केशवदास के वर्णन में ये दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। पिछले वीडियोस में जिसमें हमने केशवदास को पढ़ा था, ये बताया जा चुका है। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया है, न रस क्षेत्र में। यहाँ पर वो स्पष्ट लिखते हैं कि इन्होंने जो भी लक्षण और भेद लिए हैं सब संस्कृत की पुस्तकों से लिए हैं। अपनी ओर से उन्होंने रस और अलंकार क्षेत्र में कुछ नहीं किया। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। अब काव्यांगों का विस्तृत विवेचन काव्य निर्णय में किसने किया है? भिखारी दास जी ने। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत छोटे छोटे प्रकरणों में बांट रखा है, उससे भ्रम हो सकता है। उन्होंने अलंकारों को बहुत छोटे छोटे प्रकरणों में बांट रखा है। हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। तो संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास और तुक आदि का चलन नहीं था, जबकि हिंदी काव्य में बराबर से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही दूसरा या परिवर्धित रूप है। भूषण ने एक भाविक छवि नया अलंकार दिया है, जो कि संस्कृत में भाविक का ही एक दूसरा प्रवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से। अब भाविक का संबंध जो है वो कालगत दूरी से है जो संस्कृत में है, और इसका देशगत से, बस इतना ही अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न योग हैं। अब इनके 5 जो अतिशयोक्ति के भेद इन्होंने दिखाए हैं, उनमें से 4 तो भेदों के भिन्न योग हैं। 5वां संभावना अतिशयोक्ति तो संबंधातिशयोक्ति ही है, और 5वां जो है वो संभावना अतिशयोक्ति असल में संबंधातिशयोक्ति ही है, जिसको उन्होंने संभावना अतिशयोक्ति कहा है। तो संभावना अतिशयोक्ति दास जी का, भिखारी दास जी का दिया हुआ अलंकार का, अतिशयोक्ति अलंकार का भेद है। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। अब जिस प्रकार देव कवि हैं, इन्होंने छल नामक संचारी भाव जो इन्होंने बढ़ाया है, उसके विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं, देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी से ली हैं। अब देव ने सारी बातें अब कहाँ से ली हैं? संस्कृत की रस तरंगिणी से। वैसे ही ये छल भी, सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अभिहिता में हो जाता है। जो छल का भाव है वो अभिहिता में आ जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो देव ने छल नामक संचारी भाव बढ़ाया है वो लोगों को नई सूझ जान पड़ती है, पर जबकि लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जैसे देव ने सारी अपनी बातें जो हैं काव्यशास्त्र की वो रस तरंगिणी से ली है।
संस्कृत की रस तरंगिणी नामक रचना से ली है। तो यह छल भी उन्होंने वहीं से लिया है। सच पूछिए तो अब ये कहते हैं कि सच पूछिए तो जो अभिप्सा संचारी भाव है उसी में छल का अंतर्भाव आ जाता है, उसी में छल का आभास हो जाता है। तो इसमें नया कुछ नहीं है। यहाँ से आप ये 2-3 बातें जान लीजिए। एक, संभावना अतिशयोक्ति भिखारी दास जी का दिया हुआ अतिशयोक्ति का भेद है। दूसरा, देव ने छल नामक संचारी भाव दिया है। और तीसरा, देव ने अपनी काव्यशास्त्र संबंधी बातें रस तरंगिणी से ली हैं। और रस और छल नामक जो संचारी भाव है तो वो आचार्य शुक्ल ने किस संचारी भाव के अंतर्गत बताया है, तो वो उन्होंने अभिहित्था में बताया है। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट जान लीजिए। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। ये पहले आचार्य शुक्ल कह चुके हैं। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है ताकि मतभेद रहे, कि ये मत उनका था, उसमें से कुछ भिन्नता करके उन्होंने अपना मत खड़ा कर दिया, तो ये जानबूझकर ऐसी भिन्नता की गई हो। अथवा प्रमादवश और का और समझकर, या तो प्रमादवश ऐसी गड़बड़ी की गई है या तो जानबूझकर भिन्नता रखने के लिए। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती। तो मतभेद तो ये तब कहा जाता जब दूसरी कोई नई कोई विचार पद्धति मिलती कि ये मत चला आ रहा था और इसके सामने से इन्होंने अपना इस प्रकार का मत प्रकट किया, पर जबकि ऐसा नहीं है। उसी मत को किसी न किसी प्रकार से शब्दों का भेद करके कह दिया गया है। अतः दूसरा कारण भी ठहरता है। तो दूसरा कारण ये इन्होंने जो बताया, प्रमादवश और का और समझकर ये गड़बड़ियां की गई हैं। तो अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल उन गड़बड़ियों के संबंध में उदाहरण देते हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपके रिवीजन में या जानकारी में कुछ मदद मिल रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी।